नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यूपी से टॉप 10 बड़ी खबर जानेंगे, बिहार चुनाव को लेकर भी जानेंगे, देश दुनिया राज्य दर राज्य जानेंगे और इस बीच मध्य प्रदेश उपचुनाव में भी कैसे बीजेपी 27 की 27 सीटें हार रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और इस बीच एक एक करके आपको विस्तार से खबरें बताएंगे। जहाँ पर यूपी में लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की पीट कर हत्या की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, बोले कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भयभीत है, विधायकों की हत्या हो रही है, पूर्व विधायक भी नहीं सुरक्षित है। इसके बाद अगली बड़ी खबर जाने कि बिहार चुनाव को लेकर राजद ने जारी किया नया पोस्टर, नीतीश सरकार को घेरने के लिए लालू ने किया बड़ा ऐलान, ये भी बताएंगे और इस बीच जानेंगे यूपी चुनाव में 27 सीटों पर हार रही है बीजेपी, तो एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं 2022 में यूपी में किसकी सरकार देखते हैं और 2020 होने वाले बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं पहली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निवेंद्र कुमार मिश्र समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की पीट कर हुई हत्या। जी हाँ, यूपी के लखीमपुर जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ भूमि विवाद के चलते पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्र की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई है। उनके साथ उनके बेटे को भी पीट कर अधमरा कर दिया गया। पूर्व विधायक के घर वालों ने पुलिस पर हमलावरों से मिली भगत का आरोप लगाया। उधर लखीमपुर के एसपी का कहना है कि जमीन विवाद में कहासुनी के दौरान पहुंचे पूर्व विधायक अचानक गिर पड़े। इस पर जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज पूर्व विधायक की हत्या से यूपी हिल गया है। योगी राज में कानून व्यवस्था से जनता पूरी तरीके से भयभीत है। और इस बीच उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस वजह से 3 बार के विधायक रहे हैं निवेंद्र मिश्र। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि पुलिस की उपस्थिति में दिन दहाड़े लखीमपुर में 3 बार के विधायक रहे श्री निवेंद्र मुन्ना जी की मृत्यु, हत्या व उनके पुत्र पर हुए कातिलाना हमले से प्रदेश हिल गया है। उनको श्रद्धांजलि। भाजपा राज में प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के विषय पर चिंतित ही नहीं, भयभीत भी है। निंदनीय बताया है उन्होंने इस मुद्दे को। विपक्ष लगातार हमलावर है। अजय कुमार लल्लू ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है आप भी समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। यूपी उपचुनाव, बिहार में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नया नारा दिया, नई सोच नया बिहार, अब की बार युवा सरकार। लालू यादव ने जेडीयू और नीतीश पर कसा तंज। बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि नई सोच नया बिहार, अब की बार युवा सरकार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में लिखा गया कि विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी किया, बिहार में युवा सरकार बनाने की बात। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया कि नीतीश कुमार अब ओल्ड हो गए हैं, बिहार में इस बार नई सोच और नए नेता वालों का जगह मिलना चाहिए। इस तरीके से अब तेजस्वी यादव राजनीति का ऐलान कर दिए। तो लालू यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से उन्हें पलटू राम घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पलटू राम को इस बार भगाओ, तेजस्वी को लाओ, आरजेडी की सरकार बनाओ, 24 घंटे बिजली पाओ, रोजगार पाओ, सड़क अच्छी सुविधा पाओ। लालू यादव ने कहा है कि ऐसे भ्रष्ट और घोटाली सरकार नहीं चाहिए अब की बार। तो दोस्तों, आप किसकी सरकार देखते हैं खास करके इस चुनाव में, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? सरकार किसकी बनती देखते हैं बिहार में? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों टकराहट बढ़ रही है भारत और चीन के बीच। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत चीन टकराहट लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि चीन अब अपनी सेनाओं को तैनात कर रहा है। चीन 60% से ज़्यादा सेनाओं को तैनाती कर दिया है सीमा पर। इस बीच आपको बता दें कि तिब्बत को लेकर मोदी सरकार की चाल चली जा रही। मोदी सरकार द्वारा
BRO जो रोड संगठन है बॉर्डर पर, वो तिब्बत की तरफ भी सड़क निकाल चुका है और हालात बेहद ही नाजुक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मास्को के साथ ईरान पहुंचे, वहां पर रक्षा मंत्री के साथ बात की और इसके साथ ही देश के थल सेना अध्यक्ष ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। लेकिन हालात सच्चाई यही है कि बेकाबू हो चले हैं और यूपी में कोरोना कोविड-19 तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। संसद में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा विपक्ष। दरअसल विपक्षी दल संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को GST क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे एक साथ मिलाकर घेरने के पर विचार हुआ है। सूत्रों ने इस बात में आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक मत भी हो गई हैं। दरअसल 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस मानसून सत्र में तमाम विपक्षी नेताओं ने कोविड-19 महामारी के बीच मोदी सरकार का लॉकडाउन लगाना और भयंकर बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे हैं जो मोदी सरकार जिससे बच रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का नाम हटाया गया। जी हां, एक बड़ी साजिश की बू। दरअसल साल 2002 में गुजरात दंगों से जुड़े 3 सिविल सूट में सबारकांठा जिले की एक तालुका कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम हटाने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश जारी किया। 3 मामलों में मोदी को प्रतिवादी बनाया गया था। ये मामले दंगों के पीड़ितों के रिश्तेदारों से दाखिल कराए गए थे। मोदी की तरफ से एक वकील ने कोर्ट के नाम हटाने के लिए आवेदन किए थे। प्रांजलि कोर्ट के प्रधान वरिष्ठ सिविल जज SK गढ़वी 3 सूटों में मोदी का नाम प्रतिवादी के तौर पर हटाने पर फैसले पहुंचे। अदालत के अनुसार मोटे तौर पर जज ने माना कि वादी मामले को खींचने की कोशिश कर रहा है। मोदी के खिलाफ आरोप केवल सामान्य और विशिष्ट अस्पष्ट तरीके से बताए जा रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि इसमें स्पष्ट तरीके से काफ़ी लंबे समय से ये मामला चला आ रहा था, लेकिन ये अब जाके इसको हटाया गया। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें दोस्तों, RSS के सर्वे में हुई भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। जबरदस्त तरीके से हार। मध्य प्रदेश 27 सीटों के उपचुनाव पर महासर्वे RSS ने कराया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भयंकर भूचाल आ चुका। उस वक्त जब RSS ने 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर ओपिनियन पोल कराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 सीटों पर हार रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 27 की 27 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। दरअसल ये बातें कांग्रेस पार्टी के मंत्री यानी पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कही है। उन्होंने कहा है कि हमें सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक RSS ने ये सर्वे पिछले 10 दिनों के अंदर कराए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हारती हुई दिखाई दे रही है 27 सीटों पर। और एक बार फिर से कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, तो इस बयान से पूरी तरीके से भूचाल मचा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। विवादों में अक्षय कुमार का नया गेम फौजी, पोस्टर को कॉपी करने का आरोप। जी हां, यूट्यूबर ने खोल दी पोल, कहा देशभक्ति के नाम पर चिंदी चोरी नहीं चलेगी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शुक्रवार 4 सितंबर को एक मल्टीप्लेयर गेम फौजी की घोषणा की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस गेम की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके जरिए हमने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया। फौजी गेम घोषणा के दिन बाद विवादों में आ गया है। कई यूट्यूबर्स और ऑनलाइन गेम्स के एक्सपर्ट ने इसके पोस्टर को कोलाइजन इनोसेंस गेम के पोस्टर का कॉपी बताया। तो वहीं मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ट्वीट करके कहा है कि पोस्ट दूसरे गेम से चुराया गया है, नाम एक अन्य गेम से चुराया गया है, आइडिया एक अलग गेम से चुराया गया है। आप भारतीयों की छवि को दुनिया भर में दागदार कर रहे हैं। हम ओरिजिनल आइडिया के साथ भी आगे आ सकते हैं। देशभक्ति के नाम पर चिंदी चोरी नहीं कर सकते हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। ध्रुव राठी के अलावा एक यूजर ने दोनों पोस्टर साथ में रखकर ऊपर आत्मनिर्भर भारत लिखा और कहा कॉपी मत करो, कुछ ओरिजिनल भी बना लो। तो अक्षय कुमार की पोल खुल चुकी है। देशभक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा अब नहीं चलने वाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में निष्कासित नेताओं ने सोनिया को लिखा खुला पत्र, कहा कार्यकर्ताओं से संवाद के साथ चलाई जाए कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस से निष्कासित 9 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए चलाया जाना चाहिए। अगर शीघ्र ही आंतरिक लोकतंत्र को बहाल नहीं किया गया तो पार्टी और अधिक रसातल में चली जाएगी। इस पत्र पर पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सतदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, राजेंद्र सिंह सोलंकी समेत तमाम बड़े विधायक नेता थे।
हम चलते हैं अगली अपडेट। आरटीआई से पता चला कि किन सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण। दरअसल आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने 27 जुलाई को एक अहम घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीबन 23 पब्लिक सेक्टर कंपनियों का निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। अब आरटीआई में बड़ा खुलासा हो गया है और आपको बता दें कि आरटीआई में कई ऐसी बातें भी हुई हैं जो भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो भेल हो, सेल हो, तमाम BFSNL हो या NDMC हो, BEML हो, BPCL हो, SCI हो, NIML हो, HPL हो, BPCL हो, तमाम ऐसी कंपनियां ये प्राइवेटाइज होने जा रही। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लालू यादव की एंट्री ने बढ़ा दी है जेडीयू की मुसीबत। बिहार में लालू यादव ने पलट दिया पूरा गेम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव अपने चरम सीमा पर है और इस बीच तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं जेडीयू और मोदी सरकार पे। तो वहीं अब नीतीश कुमार पर लालू यादव ने भी अपना वाण छोड़ना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि अब नीतीश सरकार रसोड़े में घुसती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि अब अंदरूनी कलह भी मोदी सरकार और इस एनडीए में मस्ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां एलजेपी और जीतन राम मांझी को लेकर एनडीए में फूट मस्ती नजर आ रही है, तो वहीं लालू यादव ने भी जमकर हमलावर हैं और बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। और इसी वजह से लालू यादव ने ट्वीट करके एक बार फिर से कहा है कि बिहार पर भार हो चुके हैं नीतीश कुमार और ये पलटू राम को जल्द से जल्द हटाओ वरना बिहार का बेड़ा गर्क करेंगे। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से रणनीति भी लालू यादव बना रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, चुनाव से पहले भर्तियां निकालकर मोदी सरकार 500 करोड़ रुपए वसूल रही छात्रों से। जी बड़ा आरोप लगा। दरअसल रेलवे ने शनिवार को आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रुप डी भर्ती 2019 और आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल भर्ती के आवेदनों को अच्छी खबर दी। तो वहीं अब इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अब कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव के ठीक एन वक्त के पहले भर्तियां निकालकर एक तो सरकार छात्रों को मूर्ख समझना चाहती है और ताकि छात्र उनके बरगलाए में आकर के उनको वोट कर दें। इसके साथ ही दूसरी बड़ी वजह है कि छात्रों से शुल्क के रूप में 500 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार वसूलती है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ठीक चुनाव से पहले ही भर्तियां क्यों निकालती है मोदी सरकार। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। मातोश्री को बम से उड़ाने की धमकी, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, दुबई से लैंडलाइन पर फोन आने का दावा। महाराष्ट्र की मातोश्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि मातोश्री राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घर है और ये भी कहा जा रहा है कि फोन करने वालों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी जान से मारने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने सीएम को फोन कर उन्हें धमकी दी। इस खबर के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि दुबई से सीएम के घर पर धमकी भरे 4 फोन कॉल आए हैं और दुबई में फिलहाल उसने अपना नाम दाऊद बताया है। उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी और खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में मातोश्री के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द हम उस व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। आपको बता दें कि LAC विवाद के बीच चीन ने भारत को धमकी, बोले युद्ध हुआ तो होगी करारी हार, नहीं काम आएगी अमेरिका की दोस्ती। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पिछले 80 दिनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है जब से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। 15 जून के गलवान घाटी में चीन की तरफ से जो हरकत हुई उसका भारत ने करारा जवाब दिया है। गलवान घाटी में विवाद के बाद दोनों देशों पर बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन की नीयत पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि चीन अब जिस तरीके से अमेरिका और भारत की दोस्ती जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा चीन एक के बाद एक ऐलान कर रहा है और चीन इस बार सीधी धमकी भारत को दे दी है। उनका कहना है चीन का कि अगर युद्ध भारत करेगा यानी युद्ध की तरफ आगे बढ़ेगा तो करारी हार मिलेगी भारत को और फिर नहीं काम आएगा अमेरिका की दोस्ती। तो आज
चीन इस तरीके से बोलने पर अकड़ में आ चुका है चीन, तो अब समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति कहां पहुंच गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। मस्जिद बनाने के लिए परमिशन लिया या नहीं, पीएम ने सभी मस्जिदों के निर्माण की जांच के दे दिए आदेश। जी हां, मस्जिद बनाने के लिए परमिशन लिया या फिर नहीं, बांग्लादेश में सभी मस्जिदों की जांच कराई जाएगी। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि देश में बने सभी मस्जिदों की जांच कराना बेहद जरूरी होगी। इस बात की जांच होना जरूरी है कि निर्माण और मस्जिद की रूपरेखा को लेकर संबंधित अथॉरिटी से जरूरत इजाजत ली गई है या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर बंगाल भाजपा प्रमुख का विवादित बोले टीएमसी कार्यकर्ताओं को जूते से पीटेंगे अगर बनी सरकार तो। दरअसल भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को जूते से पीटा जाएगा अगर सरकार पश्चिम बंगाल में एक बार बीजेपी की बनी तो सभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सुधार दिया जाएगा। तो अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने इसे पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान बताया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, हर युवा, हर बुजुर्ग टीएमसी का कार्यकर्ता है और इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ता का मारना मतलब पश्चिम बंगाल की जनता को मारने जैसा है। ऐसे में क्या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो पश्चिम बंगाल की जनता को सत्ता में आने के बाद पीटना शुरू कर दे? तो अब उल्टा भारी पड़ गया खास करके दिलीप घोष का ये बयान। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जीडीपी को इस साल हो सकता है 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में पहली तिमाही में करीब 1/4 की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि यह नुकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं होने के कारण हुआ है। उनका आकलन है कि अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2020 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। गर्ग ने कहा है कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस महामारी का प्रसार शुरू से धीमा जरूर पड़ा लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये जीडीपी को लेकर आंकड़े हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में बदलाव की बात करने वालों पर हाईकमान सख्त, राज बब्बर व जितिन हुए चुनाव समिति से बाहर। दरअसल कांग्रेस में बदलाव के साथ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की मांग के पक्ष में पत्र लिखने वाले 23 नेताओं पर पार्टी हाईकमान के तेवर ढीले पड़ने के कोई संकेत नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषित समितियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और राज बब्बर को जगह नहीं दी गई। ये इसका जीता जागता और साफ सबूत है। चुनाव से जुड़ी 7 अहम समितियों को कांग्रेस ने रविवार को ऐलान किया मगर इसमें किसी भी तरीके से जितिन और राज बब्बर को जगह नहीं मिली है। ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बाद पप्पू यादव ने खेला दलित कार्ड, बोले इन 3 कैंडिडेट में से किसी को बनाओ सीएम कैंडिडेट। बिहार चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। नीतीश कुमार की तरफ से दलित कार्ड खेले जाने के बाद पप्पू भी मुख्यमंत्री की राह पर बढ़ते हुए नजर आ रहे। पप्पू यादव ने इस चुनाव में दलित को सीएम बनाने की मांग की है। जमुई में एक जनसभा में पप्पू यादव ने कहा कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री दलित ही होना चाहिए। पप्पू यादव ने इसके लिए जीतन राम मांझी, कांग्रेस नेता मीरा कुमार या फिर चिराग पासवान के नाम की वकालत की है और उन्होंने कहा है कि इन नामों पर विचार किया जाना चाहिए और अगर इन नामों पर विचार नहीं होता है तो हमें वोट देने की भी ज़रूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ जो इन मुद्दों की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। तो हम चलते हैं अगली अपडेट दोस्तों। आज दुनिया भर में कोविड-19 के 2,68,00,000 के आंकड़े आ चुके हैं। तो मृतकों की संख्या 8,70,000 को पार कर गई है। तो वहीं दोस्तों अमेरिका की बात करें तो 62,60,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1,88,000 करीब लोगों की मौत। जबकि ब्राज़ील में 41,23,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,26,000 करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि इंडिया में भी 41,13,000 कन्फर्म केसेस, तो 70,000 ज़्यादा लोगों की मौत। तो ये दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह को मिले भारत रत्न। वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई मांग, बोले 271 मिलियन लोगों को दिलाई है गरीबी से निजात। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने
अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने TOI में लिखे अपने एक ब्लॉग में कहा है कि जब भारत के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो मनमोहन सिंह अपने पूर्व सहयोगियों की प्रशंसा में अडिग थे। उन्होंने मुख्यमंत्री मुखर्जी को आज़ाद भारत के महानतम नेताओं में से एक माना है। घोष ने कहा कि सरकार में मुख्यमंत्री का मुखर्जी का लंबा कार्यकाल एक असाधारण उपलब्धि है, मगर सवाल भी थे कि क्या मनमोहन अपनी सहयोगी की तुलना में भारत रत्न के अधिक योग्य हैं। पत्रकार कहती हैं कि मनमोहन सिंह 1991 में जब वित्त मंत्री बने उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। PV नरसिम्हा राव के समर्थन में उन्होंने दशकों से चल रहे मजबूत नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को मुक्त किया। 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन यानी 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से भी ऊपर उठाया है। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग यहाँ पर बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान बेरोजगारों को लेकर लॉन्च किया वेबसाइट। टोल फ्री नंबर 9343320220। जी हाँ, ये नंबर जारी किया है। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले राजद नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी समेत महागठबंधन ने बिहार में बेरोजगारी और युवाओं से संबंधित मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है और लगातार इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने इस मुद्दे को बार बार उठाया है और इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने रोजगार और बेरोजगारी को लेकर एक नंबर भी जारी किया। उस नंबर पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। ये नंबर है 9334302020 नंबर है ये। आप इस पर तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल। जी हाँ, अयोध्या में मंदिर में घुसकर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, मचा हड़कंप। जी हाँ, यूपी के अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा है। मैं आपको बता दें कि कलवार मंदिर में घुसकर राजेश निषाद नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजेश निषाद को सीने में 3 गोलियां मारी गई हैं। उसे गंभीर हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर लखनऊ रेफर किया गया। अयोध्या में SSP दीपक कुमार का कहना है कि कलवार मंदिर के सामने ही मोटरसाइकिल सवार 3 युवक आए और उसको गोली मार दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से ये क्राइम हुआ है, ऐसे में दिखाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले तो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और इस वजह से अपराधी योगी को चैलेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर मिलती है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप ये बताना मत भूलिएगा कि यूपी और देश में कोविड-19 के आंकड़े से मोदी सरकार विफल हुई या फिर नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।